हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत बेहतर होगा। आज हम लोग समझने वाले हैं गोत्र। गोत्र को बेसिकली पूरी तरीका से हम लोग बेहतर तरीका से समझेंगे। यह आपके 12th क्लास के अगर एग्जाम बोर्ड एग्जाम देते हैं वहां पर भी पूछा जाता है और धर्म से जुड़ी हुई चीजें है। और अगर हम लोग हिंदू है तो हम लोग को मानना चाहिए कि गोत्र क्या होता है। तो ये गोत्र को बहुत बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए, गोत्र के पूरी डिटेल आपको यहाँ बेहतर तरीका से दिया गया है। इसमें अंत में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा गया है। तो ये बिना देर के बहुत प्यार से इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझेंगे गोत्र क्या होता है, गोत्र किसे कहते हैं। तो देखेंगे, गोत्र हमारी वैदिक पहचान है, वंश परंपरा और ऋषियों से जुड़ी आध्यात्मिक धरोहर है। जो आपके गोत्र होते हैं वह किसी न किसी ऋषि के नाम पर माना जाता था। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, गोत्र जो है एक वंशज का नाम होता है और ऐसे माना जाता है कि किसी विशेष ऋषि के नाम पर ही उसके वंश के रूप में रखा गया, जो गोत्र कहलाता है। चलिए यहाँ पे समझेंगे गोत्र का अर्थ क्या होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गोत्र के अर्थ को समझते हैं कि आखिर गोत्र का अर्थ क्या होता है। गोत्र शब्द जो है गो और त्र से मिलकर बना है। इसे गो और त्र से मिलकर बना है, जिससे गो का अर्थ होता है गाय। गो का अर्थ क्या होता है, गाय होता है। और आपके त्र का जो अर्थ होता है, त्र का जो अर्थ होता है वह होता है रक्षा करने वाला। क्या होता है, रक्षा करने वाला, यानी गायों की रक्षा करने वाला। ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको समझना एकदम जरूरी है। शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गायों की रक्षा करने वाला स्थान या ऋषियों की परंपरा से संरक्षित वंश। यानी गायों के स्थान, रक्षा करने वाला स्थान या ऋषियों की जो है परंपरा से संरक्षित वंश को हम लोग गोत्र कहते हैं। और समझिए गोत्र की उत्पत्ति, आखिर गोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको समझते हैं। देखेंगे, प्राचीन काल में महर्षियों ने तप और यज्ञ से मानव समाज का मार्गदर्शन किया। उनके नाम पर ही उनके वंशजों को गोत्र कहा गया। क्या कहा गया, उनके नाम पर ही गोत्र कहा गया। और उनकी उत्पत्ति किसी एक महान ऋषि के से मानी जाती है, जिन्हें गोत्र ऋषि कहा जाता है ना, जिन्हें गोत्र ऋषि कहा जाता है। ऋषि के नाम पर ही गोत्र को रखा जाता था। चलिए अगला समझेंगे, गोत्र के महत्व को समझेंगे कि गोत्र का महत्व क्या है। यह हमारे ऋषि वंश और संस्कृति की पहचान का प्रतीक है। इससे हमें अपने मूल परंपरा और वैदिक संस्कृति से जुड़ाव का बोध होता है कि हम लोग समझते हैं कि हमारे जो वैदिक संस्कृति है यह क्या होता है। आगे समझेंगे, विवाह, यज्ञ, संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान में जिसे विधि महत्व माना जाता है, महत्व दिया जाता है। गोत्र और विवाह को समझते हैं कि गोत्र और विवाह में क्या संबंध होता है, इसको समझिएगा। देखेंगे, एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है, क्योंकि माना जाता है कि एक ही ऋषि के सभी वंशज भाई बहन कहे जाते हैं। अच्छा, इसलिए विवाह हेतु अलग गोत्र का चुनाव किया जाता है ताकि वंश की शुद्धता और समाज का मर्यादा बनी रहे। यानी गोत्र के अंदर विवाह करना होता भी है, गोत्र के अंदर विवाह करना पहले नहीं माना, गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है, जबकि गोत्र के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। समझ रहे हैं ना। तो होता था, लेकिन गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था, ऐसे परंपरा थी। गोत्र कैसे पता करें, यानी आप किस गोत्र के हैं इसका पता आप कैसे लगाएंगे। तो ये तो आप पूर्वज से पूछेंगे तभी पता चलेगा। इसका पता लगाने के लिए परिवार में बड़े से पूछताछ कीजिए, कुल देवता के परिवार वंशावली जानकारी प्राप्त कीजिए, तब जाकर धार्मिक जो आपके धार्मिक पंडितों की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि आपका गोत्र क्या है। चलिए यहां समझेंगे कुछ प्रमुख गोत्र और उनके ऋषि, यानी मुख्य रूप से जो यहाँ पे गोत्र दिया गया है और उनके ऋषि के नाम पे दिया गया। जैसे देखेंगे, अंगिरस जो गोत्र है ऋषि अंगिरस के नाम पर रखा गया था। भृगु जो गोत्र है ऋषि भृगु के नाम पर रखा गया था। कश्यप गोत्र जो है ऋषि कश्यप के नाम पे था। वशिष्ठ गोत्र जो था ऋषि वशिष्ठ के नाम पे था। विश्वामित्र जो थे ऋषि विश्वामित्र के नाम पे था। गौतम गोत्र जो था ऋषि गौतम के नाम पे था। जमदंती जो था ऋषि जमदंती के नाम पे था। सांडिल्य गोत्र जो था ऋषि सांडिल्य के नाम पे था। अत्रि गोत्र जो था अत्रि ऋषि के नाम पे था। और भारद्वाज जो गोत्र था आपके ऋषि भारद्वाज के नाम पे था। तो इस तरह से इतने गोत्र होते आपके दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को यहाँ पे गोत्र दिया गया है और ऋषि के नाम से रिलेट किया गया। अब देखेंगे गोत्र के प्रकार। वैदिक परंपरा में मुख्यतः 7 प्रमुख ऋषि माने जाते हैं और 7 गोत्र माने जाते हैं। 10 को दिया गया लेकिन मुख्य रूप से 7 ही माना जाता है। सिर्फ गोत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। विभिन्न ऋषियों के उनके अनेक गोत्र प्रचलित है जो समय के साथ और क्षेत्रों का विस्तार हुए हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रखिएगा, ध्यान देने जो की बात है, गोत्र केवल नाम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जड़ और पहचान है। हमें अपने गोत्र पर गर्व होना चाहिए और यह जानकर इसे जानकर याद रखने की जरूरत है, समझना चाहिए। निष्कर्ष देखेंगे, गोत्र हमें हमारे ऋषियों, पूर्वजों और वैदिक संस्कृति से जोड़ता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक विरासत भी है। ठीक ना। अपने गोत्र को जाने, समझे और अपनी संस्कृति से जुड़े, यह जरूरी है। चलिए अब हम इस पे इतना जो पॉइंट लिखा गया था, अब इससे रिलेटेड हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
बनवाते हैं कि गोत्र से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 1 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न 1 में गोत्र शब्द मुख्य रूप से किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि जो गोत्र शब्द है किन किन शब्दों से मिलकर बना। ऑप्शन ए में करें गो मतलब गाय और त्र मतलब होता है रक्षा करने वाला, यानी यही सही हो जाएगा। गोत्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु और त्र से। इसमें गो का मतलब होता है गाय और त्र मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, यानी जो रक्षा करने वाला, गाय की रक्षा करने वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु का आश्रय, नहीं ऐसा नहीं होता है। गायों की रक्षा करने वाले स्थान या ऋषियों की परंपरा से संरक्षित वन, इसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे कि गाय को रक्षा करने वाला ऋषियों से जो संग्रहित स्थान है उसी को गोत्र कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है क्वेश्चन नंबर आपके 3। प्राचीन काल में गोत्र की उत्पत्ति इस आधार पर मानी जाती थी, यानी प्राचीन काल में गोत्र का जो उत्पत्ति हुआ था किस आधार पर माना जाता था, देखेंगे किसी राजा के नाम पर, नहीं राजा के नाम पर नहीं माना जाता था। किसी महान ऋषि के नाम पर, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, किसी महान ऋषि के नाम पर माना जाता था कि गोत्र का नाम ऋषि के नाम पर ही रखा गया था। इसका राइट आंसर आपके 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने। वैदिक परंपरा में मुख्यतः कितने प्रमुख ऋषियों के गोत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है, मुख्य रूप से 7 मानी जाती है। 7 ऋषियों के नाम पर गोत्रों को माना जाता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 7 प्रमुख ऋषियों को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। सर दिए गए चार्ट के अनुसार इनमें से कौन सा एक प्रमुख गोत्र और उसके ऋषि का सही जुड़ा है। पर कश्यप गोत्र क्या ऋषि वशिष्ठ से है, बिल्कुल नहीं, गलत है। सांडिल्य गोत्र ऋषि सांडिल्य से है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जा रहा है। अत्रि गोत्र ऋषि गौतम से नहीं, अत्रि भारद्वाज जो भारद्वाज से नहीं, ऑप्शन आपके बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6ठा प्रश्न आपके सामने क्या है। वैदिक और सामाजिक परंपरा के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करना क्यों वर्जित माना जाता था। तो इसलिए माना जाता था कि लोग भाई बहन हो जाते थे। तो यहाँ लिखा गया है क्योंकि माना जाता था कि एक ही ऋषि के सभी वंशज भाई बहन माने जाते थे। ऑप्शन बी आपके इसमें भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, समाज में वंश की शुद्धता और समाज की मर्यादा बनाए रखने वाले विवाह हेतु ऐसा गोत्र अपनाया जाता था। तो एक ही समान गोत्र नहीं, अलग अलग गोत्रों को अपनाया जाता था। अलग अलग गोत्र भिन्न भिन्न गोत्र में शादी करना माना जाता था कि समाज की शुद्धता बनी रहे। एक गोत्र में माना जाता था कि भाई बहन है। चलिए अगला देखते हैं। लेकिन यह पंडितों लोगों का खेल है। यदि किसी व्यक्ति को अपना गोत्र पता करना हो तो चार्ट के अनुसार वह क्या उपाय कर सकता है। अपने परिवार के बड़ों से पूछताछ कर सकता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुल देवता और पारिवारिक वंशावली से जानकारी ले सकता है, ये भी बात सही है। धार्मिक ग्रंथों या पंडित की सहायता से, बिल्कुल ये बात सही है। यानी राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे गोत्र में हम लोग यह पढ़ रहे हैं कि गोत्र के अंदर विवाह नहीं किया जाता, लेकिन पंडित जो लोग है समाज के, या जो भी अपने पंडित जो है अपने में छोड़कर बाकी उससे नीचे जितने कैटेगरी के लोग हैं उनका विवाह गोत्र के अंदर ही करा देते हैं, गोत्र मिलाकर के करा देते हैं और अपना विवाह जो होता है गोत्र के बाहर करते हैं। तो यह उनकी मानसिकता है क्या है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़े इसे बताया जा रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह नहीं किया जाता था, बल्कि है गोत्र के अंदर विवाह होता है। अभी वर्तमान में देख लीजिए, अभी तो सारा चीजें खंडित हो चुकी है, वो अलग विषय है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। गोत्र हमारे जीवन में किस चीज का प्रतीक माना जाता है। तो हमारे धन दौलत की संपत्ति का, बिल्कुल नहीं। हमारे ऋषि वंश और सांस्कृतिक पहचान का, बिल्कुल यही से हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे ऋषि वंशज और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है गोत्र। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। इस टॉपिक का हमारे बीच क्या हो रहा है। इन पूरे इन्फोग्राफिक यानी चार्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या निकला है। यानी पूरे हम लोग गोत्र पढ़े, इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसके बारे में बताइए। तो गोत्र केवल एक नाम है जिसका कोई महत्व नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, गोत्र हमें हमारे ऋषियों, पूर्वजों और वैदिक संस्कृति से जोड़ता है जो हमारी आध्यात्मिक विरासत है। इससे ही हो सकता है। गोत्र केवल विवाह के समय काम आते, बिल्कुल नहीं। और गोत्र केवल प्राचीन काल में नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी कि गोत्र हमें ऋषियों, पूर्वजों और वैदिक संस्कृति से जोड़ता है और ये हमारी पहचान को बनाने में काम करता है।